बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सिटी एट 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान सीमल हाशमी, इस दुआ के साथ कि आपका आज का दिन अच्छे तरीके से गुजरे। मौसम की सूरत हाल जानते हैं नाज़रीन। सुबह 6 बजे के करीब दर्जा हरारत 9 बजे 33 डिग्री सेंटीग्रेड, 12 बजे एक्सपेक्ट किया जा रहा है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तीन बजे के करीब एक्सपेक्ट किया जा रहा है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 6 बजे 38 और 9 बजे 35। और आज आलमी तौर पर तंबाकू नोशी के ख़िलाफ़ जो है वो दिन मनाया जा रहा है और से नो टू स्मोकिंग आज जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर सेमिनार्स होंगे, वर्कशॉप्स होंगे और दुनिया भर में इस दिन को सेलिब्रेट किया जा रहा है एक अवेयरनेस के तौर पर, ताकि लोगों को बताया जाए कि सिगरेट पीना जो है वो आपकी हेल्थ के लिए कितना डेंजरस हो सकता है और ना सिर्फ आपकी बल्कि अगर कहीं बैठकर आप तंबाकू नोशी कर रहे हैं तो आपके इर्द गिर्द के माहौल पर उसके कितने बुरे असरात पड़ते हैं, ये आपको रियलाइज़ करना है। अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दें, सबसे पहले रखें और सिगरेट नोशी को जो है वो तर्क कर दें। आज इस हवाले से जो है वो दिन भर मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर बात भी की जाएगी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी हाईलाइट कर दूँ। अब चलते हैं टॉप स्टोरीज की जानिब। आज की हमारी डेली सिटी 42 की लीड स्टोरी, आमदन और खराजात LDA से 5 साल का रिकॉर्ड तलब कर लिया। दूसरी टॉप स्टोरी, विफाकी सूबाई महकमे वासा के 40 करोड़ 12 लाख रुपए के नादहिंदा। यंग नर्सेस का माल पर धरना, मुज़ाकरात नाकाम, आज फिर यंग नर्सेस एसोसिएशन की जानिब से धरना दिया जाएगा। और एक साल में 18 लाख चालान, 7,88,000 मोटरसाइकिल सवार भी निशाना बने। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज, इनको हम डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सिटी 42 के सीनियर रिपोर्टर्स जुनेद रियाज और अकमल सुमरू। अस्सलाम वालेकुम, आप दोनों खुश आमदीद कहेंगे हम और बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले तो आज तंबाकू नोशी के हवाले से आलमी दिन मनाया जा रहा है। अकमल, आपसे शुरू करूँगी, क्या मैसेज देंगे इस दिन के हवाले से नो टू स्मोकिंग, ये चीज़ अब आम होनी चाहिए? देखें, इस हवाले से हुकूमत की जानिब से भी मुतअद्दिद बार जो हैं वो कैंपेन्स चलाई गई और उसका बुनियादी हदफ ये था कि जो स्मोकिंग है उसको कंट्रोल किया जाए और इस हवाले से सिगरेट्स पर हत्ता कि उन्होंने अपने टैक्स जो हैं वो भी बढ़ाए हैं ताकि सिगरेट महंगी हो और वो आम शख्स की पहुंच में ज़्यादा होगा। अच्छा, इस दफ़ा भी यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है। फिर इसके साथ जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पर भी हुकूमत की तरफ से पाबंदी आयद है। इसी तरह ऑन कैंपस जैसे यूनिवर्सिटी, स्कूल्स, कॉलेजेस, तालीमी इदारे हैं, वहाँ पर भी ऑन कैंपस सिगरेट जो है वो पीने पर पाबंदी और सिगरेट भी नहीं की जाती। तो बुनियादी हदफ यही है कि नौजवान नस्ल या वो अफराद जो सिगरेट के आदी हैं उनको इससे कैसे निकाला जाए। और क्योंकि एक सिगरेट के डब्बे पे वाज़े तौर पर लिखा होता है तंबाकू नोशी सेहत के लिए नुकसानदेह है, तो इसका मतलब है कि जो चीज़ आप पी रहे हैं वो आपकी सेहत के लिए है ही नुकसानदेह। तो ऐसा अमल क्यों किया जाए जो अपनी सेहत के लिए नुकसानदेह हो? तो मैं यही कहूँगा कि आज के दिन ये भी था कि जितनी एडवर्टाइजमेंट आती थी सिगरेट्स के हवाले से उसको भी बैन कर दिया गया, हालांकि उसके आखिर में भी कहा जाता था कि तंबाकू नोशी जो है वो सेहत के लिए मुज़र है। सो अब लॉ तो मौजूद है कि पब्लिक प्लेसेस पर आप सिगरेट नोशी नहीं कर सकते, जैसे अकमल ने बताया यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस में भी पाबंदी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मतलब लोग नजर आते हैं आम जगह पर सिगरेट पीते। इसका जो मेन फैक्टर है ना वो बेरोजगारी है। जब नौजवानों को रोजगार नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट उनके लिए जो है वो जॉब्स क्रिएट नहीं करेगी, तो वो फेड अप होकर जो है वो सिगरेट नोशी करते हैं, बाहर गलियों महलों में टाइम गुजारते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। तो कॉलेज से भी निकलते हैं, तो जब उनकी तालीम ख़त्म हो रही होती है तो उनका सबसे बड़ा जो होता है वो जॉब होती है कि अब उन्होंने जॉब हासिल करनी है। तो इस सिलसिले में जो है वो स्टूडेंट्स जो है एक दूसरे की देखा देखी भी जो है वो सिगरेट नोशी शुरू कर देते हैं और इसके लिए जो है हुकूमत को सीरियसली जो है वो इस चीज़ों पर सोचना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी। और जो ये दिन मनाया जा रहा है और ये बहुत अच्छा एक पॉजिटिव जो है वो है कि हर साल जो है इसको मनाया जाए और जो स्टूडेंट्स और नौजवान जो इस नशे को जो है जिनको लत लग रही है उसके हवाले से जो है हुकूमत इकदाम करे और उनको निशानदेही करे कि ये चीज़ जो है उनके लिए जो मौजर सेहत है। बिल्कुल सही कहा आपने। अब चलते हैं टॉप स्टोरीज की जानिब। आज की हमारी लीड स्टोरी, आमदन और खराजात LDA से 5 साल का रिकॉर्ड तलब किया गया है और FBR ने हतमी नोटिस दे दिया है। IG के टैक्स गोशवारे जो हैं वो जमा कराएं। अकमल, आपसे शुरू करेंगे।
अच्छा, इसमें देखें, एक तो ये आम तासुर है कि लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी LDA जो है वो एक खुशहाल इदारा है, और वो खुशहाल इदारा इसलिए है कि गुज़िश्ता 10 बरसों में लाहौर के अंदर जो तरक्याती काम हुए या बड़ी बड़ी जो रिहायशी स्कीमें बनी या कमर्शल जो हैं वो मार्केट्स बनी, उस मार्केटों के बनने के नतीजे में और रिहायशी सोसाइटीज़ के बनने के नतीजे में LDA को बहुत बड़ी इनकम और जो आमदन है वो हासिल हुई है, और उससे ये एक आम तासुर बहरहाल मौजूद है। तो FBR ने अब इसी खबर के मुताबिक दुर नायाब की ये खबर है, इसमें लिखा है कि LDA जो है वो टैक्स जो है अपने छुपाने के लिए बहुत सारी चीज़ें छुपा रहा है, जिसकी वजह से FBR को ये नोटिस जारी करने पड़े हैं। इससे पहले FBR ने सिर्फ वैसे चीज़ें मांगी थी कि आप अपने गोशवारे जो हैं वो जमा कराएं, और इसमें मेजर चीज़ें मांगी हैं कि आपको स्कीमों के बड़ी बड़ी स्कीमों की मद से हासिल होने वाली आमदन, कमर्शियल फ़ीसें, उसकी तफसीलात जो हैं वो आप हमें जमा कराएं ताकि हम देखें कि आप टैक्स कितना दे रहे हैं और उसके नतीजे में आपके पैसे कितने काट रहे हैं और आपकी आमदन कितनी है, तो वो उसका जायजा लेंगे। लेकिन डॉक्यूमेंट्स देते हुए तो हर डिपार्टमेंट को ही कुछ ना कुछ होना शुरू हो जाता है। अपना पोल जो शायद खुल जाता है। LDA भी सरकारी इदारा है, FBR भी सरकारी इदारा है, ये दोनों सरकारी इदारे हैं। तो FBR का हदफ है कि LDA की जो असल इनकम है वो सामने लाई जाए ताकि उसके मुताबिक उसका टैक्स डिफाइन हो सके, और LDA की ये कोशिश है कि जितना ज्यादा हो सके अपनी इनकम को छुपाया जाए और टैक्स को बचाया जाए। एक सरकारी इदारे की जानिब से ये रवैया सामने आना यकीनन एक सवालिया निशान है कि क्यों सरकार के पैसे हैं, ये LDA का चाहे ऑफिसर है, LDA का DG है, जो भी है, वो उसकी जाती मलकियत नहीं है इदारा, वो सरकार की मलकियत है और सरकार चला रही है उसको, और सरकार की आमदन है, आपने उसमें से टैक्स देना है। अब क्यों FBR को इस स्टेज पर आना पड़ा कि आप जब उसकी बात नहीं सुन रहे तो वो उन्होंने नोटिस भिजवाना शुरू कर दिए हैं, और अगर आप नोटिस नहीं भिजवाएंगे तो LDA ने वाज़े तौर पर कहा है कि हम फिर आपके नाम के जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं वो हम सील कर देंगे। और अगर एक सरकारी इदारे का ये रवैया है जुनेद, तो फिर आम आदमी के ऊपर शायद डंडा चलता है जो उनसे टैक्स वसूल कर लिया जाता है। जी, ये बहुत शर्मिंदगी की बात है कि जो अदारा खुद टैक्स वसूल करता है वो खुद टैक्स नहीं देता। मतलब टैक्स ना देने की बुनियादी वजह भी यही है कि इनके आमदन जो अखराजात हैं वो उनको छुपाना चाहते हैं, और ये LDA जो है वो खुद अरबों रुपए के टैक्स वसूल करता है। कमर्शलाइजेशन फ़ीस वसूल की जाती है, ट्रांसफ़र जब किए जाते हैं घर तब ये ट्रांसफ़र फ़ीस जो है वो वसूल करते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है ये LDA टैक्स अदा नहीं करता। और दूसरी जानब CDA और RDA जो कि इस्लामाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी और रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो अपने गोशवारे जमा करा चुके हैं और वो टैक्स भी दे चुके हैं, लेकिन LDA की जानब से तो जो है ये अभी तक LDA की इजारादारी हुई ना कि जहाँ पे आप ये गेम चला सकते हो वहाँ चला लो कि अपनी आमदन छुपा लो ताकि आपको हुकूमत को टैक्स नहीं दिया। हुकूमत के पैसे से ही हुकूमत को टैक्स नहीं दिया जा रहा। LDA का अपना रवैया ये है कि अगर कोई मार्केट, कोई घर, कोई भी ऐसी जगह जहां पर नई तामीर हो रही हो, वो अगर टैक्स अदा ना करें तो ये उनको सील भी कर देते हैं, ये उनके काम रुकवा देते हैं, पुलिस लेके चले जाते हैं, ये कार्रवाई करते हैं। और अपना रवैया ये है कि अभी तो सिर्फ उन्होंने आपसे ये मांगा है कि अपने गोशवारे जमा करा दो, अभी तो टैक्स नहीं मांगा, अभी तो अपनी डिटेल्स दे दो, अभी तो आप ये वाज़ेह नहीं कर रहे। देखें, हर साल LDA अपना बजट पेश करती है, हर साल उसकी चीजें सामने आती हैं, अब उसके अंदर कहां पर हेरा फेरी है ये तो FBR पकड़ेगा, और FBR को पकड़ना चाहिए, और उसके बाद ये वज़ीर आला पंजाब को इस बात का नोटिस लेना चाहिए कि LDA का ये रवैया नजर आए हमेशा पंजाब हुकूमत का बहुत मंजूर नजर आए, तो किस तरह से आशीर्वाद हासिल होती है और बचा जाता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जितने भी तरक्याती मंसूबे हैं लाहौर के अंदर वो LDA के थ्रू जाते हैं, LDA के थ्रू जब जाते हैं LDA को सारा पता है, और LDA को पता भी है, और LDA वो असल रिकवर की हुई रकम LDA के अकाउंट्स में भी होती है या कहीं और जाती है, इसलिए उन्होंने कहा कि हम आपके अकाउंट्स को पकड़ेंगे। अब तो ऑरेंज लाइन ट्रेन ने भी जो है अपने टैक्स गोशवारे जमा करवा दिया है, और इसके बावजूद जो है वो LDA नहीं बाज आ रहा। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, यहाँ पर ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। अकमल, आप क्या कहोगे इस पर? अब यंग नर्सेज जो हैं वो सड़कों पर नज़र आ रही हैं और बेचारी धूप में जो है वो एहतजाज करने पर मजबूर हैं। जैसा कि वकार ने बताया, मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि वकार ने बताया कि वो मतलब ऑब्वियसली आपको अपनी स्किन की भी टेंशन होती है, आपको एहतजाज, लेकिन आप देखें इसके बावजूद वो एहतजाज का हिस्सा है, वो अपनी ड्यूटी पर नहीं है, एहतजाज का हिस्सा है। देखें, हमेशा हमारे यहाँ ना एक हुकूमत का एक बड़ा अजीब सा रवैया है। आप जब भी कोई इदारा बनाते हैं या इदारा सर्विस जो है, आप उस इदारे का ढांचा बुनियादों के बगैर कैसे खड़ा कर सकते हैं?
आपके यहाँ डॉक्टर्स का भी यही इशू रहा, आपके यहाँ नर्सेस का भी यही इशू है कि आप बगैर सर्विस स्ट्रक्चर के कैसे आप मुलाजमतें देते हैं, आप कैसे तरक्कियों का मैकेनिज्म तय करेंगे, आप कैसे तनख्वाहों का मैकेनिज्म तय करेंगे। वो उनका ये तो बुनियादी मुतालबा है, ये तो उनको करना ही नहीं चाहिए था। ये तो हुकूमत का काम है कि वो ऐसी चीजें बनाए और उसको डेवलप करे। और दूसरा उनका मुतालबा जो हेल्थ रिस्क अलाउंस का है, अब वो भी उनका मुतालबा इसलिए जायज है, वो कहते हैं आप अगर डॉक्टर्स को दे रहे हैं तो हमें भी दें। अच्छा, वो क्यों मांग रहे हैं ये? क्योंकि उनका सर्विस स्ट्रक्चर भी नहीं है। आप जब सर्विस स्ट्रक्चर ही नहीं दे रहे तो दीगर मुतालबे तो खुद ब खुद पैदा होंगे। अब उनका मुतालबा था कि हम 10,000 रुपए हमें आप दें अलाउंस की मद में। इन्होंने कल जो है वो 1500 रुपए फी नर्स जो है वो भी 17वें ग्रेड की, उसकी आपने समरी जो है वो अरसाल कर दी है कि आप उनको खामोश कराएं। बात यह है कि ये अब मुशीर सेहत का ये बयान जारी करना कि हम किसी भी एक मखसूस इदारे के लिए अरबों रुपए नहीं मुख्तस कर सकते। हैं कौन जाकर मुतालिबात करते हैं, बात करते हैं? क्या उनके पास इतनी अथॉरिटी है कि वो उन चीजों को इंप्लीमेंटेशन करा दें? उसके ऊपर पैथेटिक सिचुएशन है कि आपका एक नर्सिस का स्ट्रक्चर मौजूद है, नर्सिस मौजूद है, उनका कोई सर्विस स्ट्रक्चर ही नहीं है। इसीलिए तो उन्होंने कहा है कि जी अरबों रुपए हम नहीं दे सकते। तो ये वजूहात है, उनके पास खुद जो है वो इख्तियारात नहीं है, क्योंकि वज़ीर-ए-आला पंजाब ने ये फाइनलाइज कर रही थी। जब से हमारे हेल्थ मिनिस्टर नहीं है, प्रोविंशियल लेवल पर एहतजाजों का सिलसिला बहुत बढ़ गया। नहीं, हेल्थ मिनिस्टर रहे खलील ताहिर संधू साहब रहे और उनको जो है वो जबरदस्ती जो है उसकी सर्जरी करके उनको हटा दिया गया। वो वाकया भी यहीं पर था। उसके बाद वज़ीर-ए-आला पंजाब ने अपने पास रखा। जब आप ये शख्सी आमरियत की मिसालें, आपकी शख्सी आमरियत आप मिसालों के जरिए से वाज़े करते हैं। ये जमहूरियत में तो ऐसा नहीं होता। एहतजाज तो जमहूरी हक है, लेकिन इसके तरीक़ाकार को जो है वो तब्दील करने की जरूरत है। आपने देखा होगा कल भी एम्बुलेंसेज जो हैं वहाँ पर फंसी रही, और जो लवाहिकीन को वहाँ पर मसला है, मरीजों को जो मसला है, जिस तरह से नर्सिस जो है वो केयर कर सकती हैं, डॉक्टर्स जो हैं वो उस तरह से मरीज की केयर नहीं कर सकती। इसलिए ये तरीकाकार बदलने की जरूरत है। पट्टियां बांधकर जो है तरीकाकार क्या होना चाहिए, ऑन ड्यूटी रहे वो, लेकिन नहीं तो फिर हुकूमत का प्रेशर कैसे आएगा? जरूरी नहीं है अगर ऑन ड्यूटी रहेंगे, अगर ऑन ड्यूटी होंगे तो फिर हुकूमत को प्रेशर कैसे डायरेक्ट सफर तो वो मरीज कर रहा है ना, वो गरीब मरीज कर रहा है जो सरकारी अस्पतालों में इलाज कराता है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कसूरवार हुकूमत है। तो क्या वो मरीज भी अपनी सड़कों पर आ रहे हैं? मरीज तो जिम्मेदार नहीं है ना। मेरी बात सुने, मरीज तो पहले ही वहां पर आए हैं, उनका वो इलाज कौन से अस्पताल के बेड के मजे लूट रहे हैं? वो तो वैसे ही सड़कों पर हैं, वो तो वैसे ही एक बेड पर कॉरिडोर में बैठे होते हैं, वो तो वैसे ही नीचे पड़े होते हैं। आप उनको क्या करेंगे? लेकिन ये अब देखिए आइंदा हुकूमत क्या लाया अमल अपनाता है, किस तरह से इनसे मुज़ाकरात करके ये एहतजाज खत्म कराते हैं। दूसरी खबर अकमल आपकी जीसीयू के हवाले से है। डिग्रियों की तस्दीक के नाम पर 10 साल से जीसीयू ने लूट मार बचाई। देखिए सिमल, यूनिवर्सिटियों का तरीकाकार ये होता है कि जब भी आप कोई फीस की मद में कोई नई चीज़ इम्पोज करते हैं या किसी भी फाइनेंस के हवाले से जो अप्रूवल है वो अल्टीमेटली उसकी जो बॉडी है वो सिंडिकेट होती है। सिंडिकेट जब मंजूरी दे देता है तो आप उसको वेट करा लेते हैं कि ठीक है ये अब हमारी पॉलिसी और हमारे आइन और उसका ये हिस्सा है हमारे एक्ट का कि हम इतनी फीस लेंगे। अब आपने सिर्फ एक दस्तखत करने हैं और एक मोहर लगानी है और एक खत एक 10 रुपए का प्रिंट लेना है और उसके आप चार्ज कर रहे हैं। अगर आप एक कॉपी वो भी फोटो कॉपी करेंगे तो उसके आप 250 चार्ज कर रहे हैं। अगर ओरिजिनल साथ करेंगे और उसको ट्रांसक्रिप्ट भी करेंगे, सनद भी करेंगे, उसके आप 1600 रुपये चार्ज कर रहे हैं। अगर आप थोड़ी सी इजाफी कॉपियाँ टेस्ट कराएंगे तो वो बिल 3000 रुपये तक पहुँच जाएगा। तो बात यह है कि एक तालिब इल्म जो आपके पास पढ़ता रहा है, जिसने सेमेस्टर फीस दी है, क्या ये इदारे की जिम्मेदारी नहीं है? अब देखें ना, एक सेमेस्टर सिस्टम में क्योंकि सीजीपीए होता है, जीपीए होता है और कुछ इदारे जो हैं वो परसेंटेज मांगते हैं नंबर्स की, तो आप उस परसेंटेज के भी 600 रुपए ले रहे हैं। आप देखें, आप सीजीपीए के साथ लिख दें। ये क्या स्टूडेंट का राइट नहीं है कि आप लिख दें कि कितने परसेंटेज उसकी आई है? देखिए सनद के ऊपर लिख दें ना, ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर लिख दें, सनद के ऊपर लिख दें कि इतने परसेंट इसके नंबर है। असल में ये देखें, ये सरकारी इदारा है। सरकारी इदारों में इस मौजूदा वाइस चांसलर के मेरा ख्याल में ये उनके, क्योंकि ये नए आए हैं, इनके नोटिस में ये बात जरूर आई होगी और ये इसको टेकअप करेंगे, क्योंकि ये इनके बारे में अभी तक जो चल रहा है ये बड़े पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहा है और स्टूडेंट्स ओरिएंटेड है। जुनैद, इस इदारे की कितनी खुद जिसे कहते हैं ना कि अपने आप को बादशाह समझा हुआ है कि सिंडिकेट की मंजूरी भी नहीं ली और फीकस जो है वो आप 2100 और फिर अगर आपने एडिशंस करानी है तो 600 की मद में आपसे टोटल 2700-3100 रुपया वसूल किया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि जो वाउचर है उसके ऊपर मिसलिनियस जो है वो पैसे लिखे जा रहे हैं। क्या मतलब, वो डिग्री वेरिफिकेशन के लिए वो जब पैसे जो उसका ऑडिट जो है वो भी नहीं कराया जाता, तो ये पैसे कहाँ जाते हैं? पैसे जाते कहाँ हैं? मेजर ऊपर जो है अकाउंट में जाते हैं वो तो ऑब्वियसली चालान है, वो तो अकाउंट में जाएंगे।
अब बात यह है कि ऊपर मेजर हेडिंग में लिखा है कि डिग्री वेरिफिकेशन फीस, और नीचे जो आपके मद में लिखा है वो लिखा है मिसलिनियस फीस। अब जो मिसलिनियस और अदर्स के जो फंड्स होते हैं इदारों के यहाँ, उसका ऑडिट नहीं होता। अच्छा, ऑलरेडी इनके पास प्रिंट आउट के फॉर्म में पड़े होते हैं वो चीज़ें, वो स्टूडेंट्स के लिए जो है वो उसी वक्त निकाल के दी जा सकती है, वेरिफिकेशन की जा सकती है। लेकिन स्टूडेंट्स के चक्कर लगवाए जाते हैं, 3-3, 4-4 दिन के बाद जो है ये वेरिफिकेशन करके दी जाती है। वो स्टूडेंट्स ये तो देखें, हमारे यहाँ क्लरिकल स्टाफ का एक मिजाज है, वो अपने आप को बादशाह समझते हैं, वो अपने अपने इदारों के अपने डिपार्टमेंट के बादशाह, डिपार्टमेंट में और कहीं पर नजर नहीं आएगी तो फिर हर कोई बादशाह होगा और हर कोई सिस्टमैटिक कर दें। आप देखें बच्चों से इतनी भारी फीसें आप वसूल कर रहे हैं, तो कोई बच्चा है वो नहीं दे सकता, वो उसके पेरेंट्स में इतने वैसे ही डाटा ऑनलाइन कर देना चाहिए। वो जिस यहाँ पर जॉब करनी है वो अपना वहाँ से नेट के ऊपर से देख लें और वो वेरिफाइड साइट के नाम पर जब पैसे लेते हैं, चलो प्राइवेट इदारे लें, वो तो वैसे ही उन्होंने छुरे तेज किए होते हैं, वो तो वैसे ही जो है ना वो खाल उतारते हैं माँ बाप की भी बच्चों की भी, वो तो चलो उनका मिजाज है, उनका रवैया है। बट सरकारी इदारे जो हैं वो तो पब्लिक मनी से चलते हैं, वो तो टैक्सेस से चलते हैं, अवाम के पैसे से चलते हैं, और वहां पर एक उस तालिब इल्म ने दाखिला लेना होता है जो मुस्तहिक होता है, जो ज़हीन भी होता है, वो तालिब इल्म जाता है कि कम खर्चे में पढ़े। इस तरह के चीजों के नाम पर जो है वो लूटमार बंद होनी चाहिए, कम से कम मतवसत तबके में जो है वो लोग ये चीज देखिए, सेमेस्टर की पूरी फीस ली जाती है, एनुअल फीस पूरी ली जाती है, रिजल्ट कार्ड, ट्रांसक्रिप्ट की फीस ली जाती है। और हालांकि देखें गवर्नमेंट कॉलेज का वाहिद मॉडल है जो है वो अदारे की होनी चाहिए। आप देखें गवर्नमेंट कॉलेज का जरूरत है वाहिद पूरा करके देना चाहिए ताकि वो जाके अप्लाई कर सके। गवर्नमेंट कॉलेज का वाहिद मॉडल है जो एंडोमेंट फंड के जरिए से स्टूडेंट्स की हेल्प भी करता है। तो फिर दूसरी तरफ जो है इन चीजों को भी सोचना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया अकमल और जुनैद, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब सेगमेंट्स और प्रमोशंस की तरफ चलेंगे और सबसे पहला सेगमेंट शामिल करेंगे बचत बाजार। बचत बाजार में सबसे पहले हमारे पास ब्रांड है जी अलमीरा, और अलमीरा पर आपको 60% तक ऑफ मिलेगा। नेक्स्ट ब्रांड है शू प्लैनेट। शू प्लैनेट पर आपको 30% तक डिस्काउंट मिलेगा। हाइपर स्टार अगर आप जा रहे हैं तो हाइपर स्टार में नेस्ले एवरीडे डेयरी व्हाइटनर पाउडर है जी, रिटेल प्राइस 725, प्रमोशनल प्राइस 659, आप 66 रुपीज़ बचा सकते हैं। डिटॉल MPC पाइन 1 लीटर, रिटेल प्राइस 385, प्रमोशनल प्राइस 325, आप 50 रुपीज़ बचा सकते हैं। और अब मुख्तलिफ मूवी टाइमिंग्स आपको बताएंगे टुडेज डायरी में। टुडेज डायरी में सबसे पहले हमारे पास मूवी है माहे मीर। माहे मीर लगी हुई है 7 बजे और 10 बजे रॉयल पाम ऑडी 1 में। द एंग्री बर्ड्स मूवी 4 बजे लगी हुई है सुपर सिनेमा 2 वोक टावर में। नेक्स्ट है जी एक्समैन एपोकलिप्स 3 बजे लगी हुई है रॉयल पाम ऑडी 2 में। एलिस थ्रू द लुकिंग ग्लास 3D 1:30 बजे लगी हुई है वोक टावर सुपर सिनेमा 2 में और 7 बजे वोक टावर सुपर सिनेमा 3 में। मनी मॉन्स्टर 9:15 बजे
वोक टावर सुपर सिनेमा 3 में और 9:15 बजे ही लगी हुई है रॉयल पाम ऑडी 3 में। और अब सब्जियों और फलों की कीमतों की सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, बताइएगा कहां पर हैं आप और सब्जियां और फल किस कीमत पर मिल रहे हैं? शहजाद, अगर आपको आवाज़ आ रही है तो बताइएगा महंगाई का क्या तनासुब देख रहे हैं आप मंडी में? शहजाद से रब्ता नहीं हो पा रहा नाज़रीन, लेकिन तब तक मैं आपको बताते चलूँ, अगर आप ज़ेनिथ शॉप पर जा रहे हैं तो बीफ जो है वो आपको मिलेगा 490 रुपये किलो में और मटन जो है वो है 840 रुपये में। बीफ कीमा आपको मिलेगा 520 में और मटन कीमा 960 में। गवर्नमेंट रेट के मुताबिक जिंदा मुर्गी आपको मिलेगी 164 रुपये। बना हुआ गोश्त उसका मिलेगा आपको 238 रुपये में। परचून से अंडे आपको मिलेंगे 68 रुपये दर्जन, थोक से 66 रुपये और गोरमे पर अवेलेबल हैं 65 रुपये में। और अभी मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद आप हेडलाइंस जानिएगा आना यूसुफ से और उसके बाद दोबारा मिलते हैं प्रोग्राम में। खुशामदीद कहेंगे आपको स्टूडियो में। और नाज़रीन, हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त सीटीओ लाहौर तैयब हफीज़ चीमा साहब मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सीटीओ साहब, क्या हाल चाल है आपके? सर, क्या मसरूफियात चल रही हैं आजकल? आजकल तो बड़े बिजी डेज जा रहे हैं। आपको पता है जिस तरह बजट की आमद है और बजट से पहले हर तरह का एहतजाज जो है वो रोड के ऊपर होता है। तो लाहौर में लगता है लाहौर में जो है वो हर दूसरे महीने बजट ही आ रहा होता है क्योंकि इतने एहतजाज होना शुरू हो गए। नहीं, लाहौर देखें, बेसिकली आपको पता है ये प्रोविंशियल मेट्रोपोलिस है, कैपिटल है, पॉपुलेशन यहाँ माशाल्लाह कंसंट्रेटेड है पूरे पंजाब की। तो लाहौर का फिनोमेना ये है कि लाहौर की जो मेन एक रोड है विच कनेक्ट्स टू नॉर्थ लाहौर और साउथ लाहौर, दैट इज़ द मॉल। और मॉल के ऊपर असेंबली है, मेन तमाम जो हमारी बिल्डिंग्स हैं मेन वो मॉल के ऊपर हैं। तो वहाँ फैसल चौक एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे जो भी एहतजाज करने वाला है वो एहतजाज एक राइट है, हक है, आप करें एहतजाज ज़रूर करें, लेकिन लोगों को तंग ना करें, रोड ब्लॉक ना करें वहाँ। लेकिन फिर ऑल्टरनेट रास्ता क्या है? मतलब लोग क्या करें अगर जहाँ पर जाकर उनको ये लगता है, जो प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं उनको ये लगता है, मुजाहिरीन को, जब तक ट्रैफिक ब्लॉक नहीं होगी, जब तक लोग जमा नहीं होंगे, जब तक जो है वो उनकी सुनवाई नहीं होगी बड़े लेवल पर, उनकी बात जो है वो नहीं सुनी जाएगी। नहीं, देखें, ये तो अब एक विशेष साइकिल है जिसके अंदर हम डले हुए हैं। इसमें बेसिकली दो चीज़ें हैं। रोड के ऊपर आना, ठीक है जी, मैं ये एक बुनियादी हक है, जमहूरी हक है एहतजाज का। रोड के ऊपर आना इज़ अ रॉन्ग वे ऑफ डूइंग दैट द सेम थिंग। एहतजाज पूरी दुनिया में होता है। वहाँ एक कोरिया में एक एहतजाज हुआ एक फैक्ट्री के अंदर, तो उन्होंने अपने हेलमेट्स, तमाम वर्कर्स ने अपने हेलमेट्स तरतीब में उनके प्लेग्राउंड के अंदर लगा दिया। फ्रांस में हुआ था, सब लोग अपनी जूतियां उतार कर एक लाइन में जो है वो तो ये दुनिया में एहतजाज के बड़े तरीके हैं। हमारे मुल्क में बदकिस्मती से एहतजाज का एक ही तरीका है कि सड़क के ऊपर आएँ, रोड ब्लॉक करें, मरीजों का रास्ता रोकें, स्टूडेंट्स का रास्ता रोकें, ऑफिस जाने वालों का रास्ता रोकें और बिजनेसमैन का रास्ता रोकें, और जो अपने काम कर रहा है उसको यानी ज़िंदगी को डिसरप्ट करें, लाइफ को डिसरप्ट करें। तो ये दिस इज़ नो वे ऑफ एहतजाज, ये कोई एहतजाज का तरीका नहीं। फिर जो है वो आप लोगों का काम भी बढ़ जाता है और परेशानी जी देखें, हमारी ट्रैफिक वॉल्यूम तो वही होती है। ट्रैफिक वॉल्यूम को जब हम डाइवर्ट करते हैं और मेन हम रोड से, एक 6 लेन रोड से या 8 लेन रोड से हम उसको 2 लेन रोड पे ले जाते हैं, तो जाहिर है वहाँ पे फिर बहुत ज़्यादा हमारे प्रेशर महसूस होता है तमाम रोड्स के ऊपर, आर्टरीज के ऊपर। उसको फिर इसमें ऐसे में मतलब जब एक ट्रैफिक ब्लॉक है और जो शहरी रोड पर है उसको नहीं पता कि आगे क्या हो रहा है, एहतजाज हो रहा है या किस वजह से ब्लॉक है, या अगर उसको पता भी लग जाता है तो मेन उसका जो पहला सामना होता है वो वार्डन से होता है। सो वो उसमें वो जो इंटरेक्शन है, कभी कभी बदमज़गी भी देखने में आ रही होती है और कभी कभी जो है वो वार्डन्स जो है वो एजुकेट भी कर रहे होते हैं। सो किस तरह से वो उसको टैकल किया जाता है? आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है। जब एक साइकी है, मॉब साइकी उसको कहते हैं,
जब रोड ब्लॉक हो जाता है और एहतजाज स्टार्ट हो जाता है तो लोग समझते हैं ये एक फ्री वे है, यहाँ वन वे का कानून नहीं है, रेड लाइट नहीं है, कोई लॉ और कानून एग्जिस्ट नहीं करता। लोग ये समझ, लोग अगेंस्ट वन वे जाएंगे, गाड़ियां ले जाएंगे अंदर। जी बिल्कुल, जहाँ रास्ता मिले। अब देखें, अब हमारी ड्यूटी है, वार्डन्स की ड्यूटी है टू मेंटेन दैट द ट्रैफिक फ्लो, लॉ पे, कानून पे अमल दरामद करवाना और डाइवर्शंस लगवाना। फॉर एग्जांपल फैसल चौक में ट्रैफिक ब्लॉक होती है तो हम अवारी चौक जो है जहाँ से स्टॉक एक्सचेंज LSE बिल्डिंग की तरफ जाते हैं, वहाँ हम ब्लॉक कर देते हैं और वहाँ पे हमारे जवान खड़े होते हैं। अब वो गाइड भी करते हैं, एजुकेट भी करते हैं, ब्रीफ करते हैं लोगों को कि आगे मुजाहरा हो रहा है, रोड इज़ ब्लॉक्ड, आप राइट टर्न कर जाएं, और अगर आप कूपर रोड की तरफ चले जाएं, एम्प्रेस रोड चले जाएं, आप उधर से अपने आगे सिटी जा सकते हैं। तो ये लोग उसको फॉलो नहीं करते, लोग कहते हैं जी मैंने तो बस आगे से इधर से निकल जाना है। फिर इसमें सेफ्टी ऑफ लाइफ, सेफ्टी ऑफ द व्हीकल, ये जो भी ओनरशिप में चीज़ है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। बाज़ दफ़ा हमने देखा है एहतजाजों के बीच में लोगों को मारा पीटा गया, गाड़ियों को आग लगा दी गई, शीशे तोड़े गए। तो लाइफ एंड प्रॉपर्टी का जो बचाना है वो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी जिम्मेदारी आ जाती है, तो वो उसको जो है वो करना पड़ता है। अच्छा, एट टाइम्स ऐसे भी होता है, जैसे एक मेन स्पॉट तो ये फैसल चौक है ना, जहाँ पर ट्रैफिक जाम हो जाती है, फिर उसी तरह से सेक्रेटेरिएट के सामने अगर प्रोटेस्ट हो रहा है, दूसरी तरफ कहीं डेविस रोड पर, देव समाज रोड पर प्रोटेस्ट हो रहा है, तो वो अगर सारी जगह एक साथ ही बंद हो जाए, और मुज़ाकरात के लिए सबसे पहले भी आप लोग ही जाते हैं बात करने के लिए कि अच्छा मतलब थोड़ा सा ट्रैफिक को जाने दें या कुछ, तो उसमें फिर मुश्किलात आती हैं मतलब? जी बिल्कुल, बाज़ दफ़ा तो ये होता है कि एट अ टाइम मतलब ऑलमोस्ट हाफ अ डजन प्लेसेस के ऊपर लाहौर चौक हो जाता है। और फॉर एग्जांपल एक जिस तरह के यंग डॉक्टर्स का इशू था जी, तो वो डॉक्टर्स मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के आगे ऑलमोस्ट 9-10 जगह के ऊपर सर्विसेज, गंगाराम, जिना, मेयो, ये मेन हॉस्पिटल्स के आगे तमाम उन्होंने रोड्स ब्लॉक कर दी। तो उससे हमें बहुत डिस्टर्बेंस होती है कि एटलीस्ट हमारी जो है ना जो फ्लो है ट्रैफिक का, हमारी एक ये ट्रैफिक इज़ अ मैनेजमेंट, इट्स अ साइंस नाउ। ये ट्रैफिक पैकेट्स में मूव करती है। पैकेट A को अगर आप निकाल के ले आएँ और उसी टाइम पे पैकेट B को आप दूसरी तरफ ले जाएं तो इट मींस कि ट्रैफिक का फ्लो बेहतर जा रहा है आपका, क्योंकि रिप्लेस करती है ना ट्रैफिक दूसरी ट्रैफिक को इन पैकेट्स। लेकिन कुछ पॉइंट्स शहर में ऐसे हैं, और यकीनन आपको पता होगा कि जहाँ पर हर वक्त ट्रैफिक जाम होती है, जहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है, नहीं हो रहा। उनमें से एक पॉइंट ये तो चबूचा फाटक है जो नहर का है, कि वहाँ पर आप चले जाएं तो आपको पता है कि वो 2 मिनट का रास्ता जो है वो आपको 20-25 मिनट आराम से लगेंगे कि वहाँ ट्रैफिक। इस तरह के और भी बहुत से पॉइंट्स हैं, तो इनको क्लियर करने के लिए जो बॉटल नेक्स बना देते हैं, जो पीछे से 6 लेन आ रही है, आगे जाके 2 लेन हो गई, तो वो बॉटल नेक बन गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखें, ट्रैफिक इंजीनियरिंग यहाँ पे आती है, इट कम्स इनटू प्ले। कोई, मैं वार्डन्स की बात नहीं, कोई दुनिया की ट्रैफिक पुलिस भी आकर एक जो स्ट्रक्चर है जो कि ट्रैफिक के लिए बिल्कुल ठीक तरीके से नहीं बना हुआ, वहाँ पे ट्रैफिक का फ्लो मेंटेन नहीं रख सकती। रीज़न बीइंग, ट्रैफिक इंजीनियरिंग का मतलब है ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में ट्रैफिक रोड ज्योमेट्री जो है, रोड ज्योमेट्री जब तक आपकी ठीक नहीं होगी, फॉर एग्जांपल कैनाल पे 4 लेन में, माल के पुल से 4 लेन में कार्स जा रही हैं, उधर व्हीकल्स जा रही हैं, हैवी स्लो सारी व्हीकल्स जा रही हैं, और आगे जाके आगे वो 2 लेन में चेंज हो जाती है। अब 2 लेन में जहाँ वो रोड आ जाएगी वहाँ बॉटलनेक बन गई, नैरो हो गई रोड। अब वो 4 में से 2 लेन्स जाएंगी, 2 वेट करेंगी लेन्स, और वो फिर एक गाड़ी एक लेन में से जाती है। दैट इज़ द रीज़न, प्राइमरी रीज़न कि वहाँ वो ब्लॉकेड होता है। फिर एक चुबुच्चा है, ग्रिफिन फाटक है, आई थिंक 200-300 मीटर के अंदर जी बिल्कुल 2 फाटक हैं। ट्रेन की मूवमेंट होती है अक्रॉस, फाटक बंद रहता है। ट्रेन की मूवमेंट्स ना भी हो तो ट्रस्ट मी, आस्क मी, मैं हर रोज वहां से गुजरती हूँ कि वहाँ ट्रैफिक जाम है। चलिए, आपने रोड ज्योमेट्री की बात की, स्पीड ब्रेकर, वहाँ पे स्पीड अगर पीछे से 100 पे आ रही है तो वहाँ बहुत स्लो हो जाती है। वहाँ नेचुरली जो है, इसी तरह इमामिया के ऊपर भी शादरा वाला वहाँ पे स्लो होती है। लेकिन दूसरा पॉइंट एक और जो मैं रेस करना चाहूंगी कि अभी बना लिबर्टी गोल चक्कर जी, जिसको ओवल शेप बना दी गई, वहाँ भी हर वक्त ट्रैफिक जैम रहती है सर, हर वक्त। क्योंकि जब आप यू टर्न ले रहे हैं और उन गाड़ियों ने इस वाली लेन में आना है और पीछे से गाड़ियां आ रही हैं, तो पीछे लंबी लाइन लग गई क्योंकि वो आगे से जाके क्रॉस करना है। वो हैवी आवर्स में, जो पीक आवर्स हैं, वहाँ ट्रैफिक जैम रहती है और बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। लेकिन उसमें जो देखें, जब आप इसको कंपेयर करें पिछले जो आपका इंजीनियरिंग का डिज़ाइन था, जो राउंड अबाउट था, उससे तो बहुत बेहतर है ये।
उससे बहुत बेहतर है। पी कार्स में या वो जो आप कह रही हैं उस तरह जैम रहती है, उस तरह कोई जैम नहीं रहती, चूंकि इट इज़ अ फ्री फ्लो, इट इज़ अ फ्री वे, देयर इज नो सिग्नल। तो जहाँ से गाड़ियाँ, क्योंकि जब आप टर्न लेते हैं आपको पीछे से गाड़ियों का भी ख्याल रखना है, अपनी लेन छोड़ के आपने अगर लिबर्टी की तरफ टर्न लेना है तो आपको एक्सट्रीम जो है वो लेफ्ट पे आना पड़ेगा, उस वहाँ पर मतलब प्रॉब्लम्स आती है। ब्लॉक तो मैंने नहीं देखी अभी तक, दे आर स्लो, व्हीकल्स आर स्लो, लेकिन प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक इट इज गोइंग ऑन वेरी फाइन, ठीक है, अच्छा चल रहा है वो, अच्छा चल रहा है, मतलब ये सिग्नल फ्री पूरा कॉरिडोर जो है जी सिग्नल फ्री बड़ा अच्छा चल रहा है यहाँ पे। अभी कोई हमें तो इट स्टार्टेड इन कुछ 6-8 महीने से चल रहा है, लेकिन बड़े अच्छे तरीके से चल रहा है। स्पेशली वो जो ब्रिज बना है कैवलरी वाला, उससे हमारा जो यू टर्न का लोड है जफर अली वाला वो सारा शिफ्ट हो गया ब्रिज के ऊपर, वो बहुत बेहतर हो गया, उस तरह से बेहतर हो गया। ठीक है, अच्छा अभी आप ट्रैफिक रूल्स की बात कर रहे थे और लेन और लाइन की जब हम बात करते हैं तो आई डोंट थिंक कि यहाँ पर लोगों को इतनी एजुकेशन है कि कोशिश ज़रूर कराई जाती है, और जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको तो पता है, लेकिन बहुत से ऐसे जैसे बाइकर्स की अगर मैं बात करूं तो एक्सट्रीम राइट पर आकर, एक्सट्रीम राइट लाइन में आकर जो है वो गाड़ी अपनी बाइक चला रहे होते हैं, गाड़ियों के बीच में आ रहे होते हैं। इसकी पाबंदी हम कैसे मुमकिन बना सकते हैं? देखें, पहली तो चीज़ ये है कि ये विजुअल इफेक्ट जो है इसका, इफ़ यू आर गोइंग ऑन द सिग्नल फ्री कॉरिडोर, तो वहाँ पर जिस बाइकर ने, टू व्हीलर ने राइट टर्न लेना है वो एक्सट्रीम राइट में आएगा राइट टर्न लेने के लिए। ठीक है जी। लोग अब वो 50% या 60% राइट टर्न वाले होते हैं, वो जब राइट की साइड पे आएंगे तो लोग कहते हैं जी राइट पे क्यों आ गए हैं, कार्स को क्रॉस करके आते हैं, तो वो देयर इज नो अदर मेथड, वो राइट टर्न ही लेना। सिग्नल फ्री नहीं है वहाँ पे, सिग्नल फ्री नहीं है, हाँ, वहाँ पे तो बहुत कम इंसिडेंस है इस चीज़ की। माल के ऊपर, किनाल के ऊपर, तमाम रोड जो हैं वहाँ पर लेफ़्ट साइड के ऊपर हम लेन मेंटेन करवाते हैं जी। बिल्कुल इक्का दुक्का लोग इसको फॉलो नहीं करते, उनके हम चालान करते हैं, उनको एजुकेट भी करते हैं, उनको बताते हैं कि यू हैव टू ट्रैवल ऑन दी लेफ़्ट साइड, यू हैव टू वेयर दी हेलमेट, आपकी सेफ्टी के ये प्रिकॉशंस हैं, हम उनको मुसलसल एजुकेट करते हैं। लेकिन ओवर स्पीडिंग और फिर जब कैनाल पे अगर बात करते हैं ओवरटेकिंग के हवाले से, तो कैनाल पे थ्रू आउट अंडरपासेस के जहाँ पर पॉइंट्स हैं वहाँ पर तो वार्डन्स नज़र आते हैं, लेकिन अदर देन दैट जब आप एक बोर्ड कहीं मुझे नज़र आता है कि ये स्पीड लिमिट है, लेकिन आप उस स्पीड लिमिट पे गाड़ी चला नहीं रहे होते, तो उसको किस तरह से? नहीं, स्पीड लिमिट के देखें, हमारी 3 स्पीड गन्स लगी हुई हैं कैनाल के ऊपर। अच्छा। 2 ठोकर न्याज बेग की साइड में, एक इधर है, और ऑलमोस्ट डेली जो है उसमें 50 to 60 चलान्स हो रहे हैं, विच अक्रॉस दी बोर्ड। हमने पॉलिटिशियंस किस तरह मतलब अगर वो स्पीड गन लगी हुई है तो उसका रिकॉर्ड किस तरफ जाता है? बिल्कुल, इट इज जस्ट लाइक वो मोटरवे की तरह की आपने देखी होगी स्पीड गन, उसमें बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, और उसमें हम जो कार पीछे से स्पीड से आ रही होती है उसको हम टैप करते हैं और उसको कैप्चर करते हैं, फिर उसको हम रोकते हैं, पीओ जाता है, पीओ आगे रोकता है, और उसमें डेली 10 से 12-15 हज़ार रुपए के हम चलान कर रहे हैं। अच्छा, तो फिर उनको पकड़ा कैसे जाता है? क्योंकि मैं तो वहाँ से रोज गुजर कर आती हूँ, मुझे तो कभी ऐसी कोई प्रैक्टिस नहीं मिली कि वहाँ पर। मैडम आप उसकी स्पीड है ऑलमोस्ट 80 के ऊपर, हमने 80 के ऊपर जी बिल्कुल है। आप 100 के ऊपर जाके देखें, 90 पे जाके देखें। चले, मैं आज ये प्रैक्टिस करूंगी कि मैं कैनाल पे जो है वो, वैसे तो वहाँ पे ट्रैफिक इतनी होती है कि आप 60 पे भी नहीं चला सकते, लेकिन अगर आप 100 की स्पीड पे चला रहे हैं तो आई सी कि उसको नोटिस किया जाता है। लेकिन इसमें जो है ना, इसमें गवर्नमेंट ने एक बड़ा अच्छा काम किया है, जो 2 लेन जहाँ पे है कैनाल रह गई हुई, फॉर एग्जाम्पल ये चुबच्चा की आपने बात की, आगे जल्लो तक जी बिल्कुल, और फिर डॉक्टर्स हॉस्पिटल से लेके ठोकर न्याज बेग तक ये एक पैच है, ये भी 2 लेन है, तो उसको एक्सपेंशन उसकी स्टार्ट हो गई है, ट्री फेलिंग हो गई है सारी। अब वहाँ पे इंशाल्लाह आई थिंक 1-2 महीने के अंदर ये काम मुकम्मल हो जाएगा, तो आप देखेंगे इसका फ्लो बहुत बेहतर हो जाएगा। अच्छा, ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कैंपेन्स जब शुरू की जाती हैं तो बहुत ज़ोरों शोर से कैंपेन शुरू होते हैं, जैसे अभी आपने रिसेंटली हेलमेट की एक कैंपेन की, और उसके बाद जो है वो कम उम्र ड्राइवर्स की कैंपेन की थी, लाइसेंसेस के हवाले से जो है वो कैंपेन शुरू की, लेकिन फिर बाद में उसका फॉलो अप उस तरह से नहीं रखा जाता। मतलब वो बड़ी ज़ोरों शोर से चली थी कम उम्र ड्राइवर्स के हवाले से, और जिस दौरानिए में वो चलती रही, कोई मतलब इक्का दुक्का ही मतलब था कि नज़र आते थे आपको कम उम्र ड्राइवर, लेकिन अब दोबारा से वो प्रैक्टिस फिर शुरू हो गई। ज़ोरों शोर से चलना या बड़े फैन फेयर के साथ विद अ बिग बैंग कैंपेन स्टार्ट होना, ये एक नॉर्मल चीज़ है, तमाम कैंपेन्स इसी तरह स्टार्ट होती हैं। लेकिन जो आपने वो बात की ना कि उनका फॉलो अप नहीं, आपको मैं दिखाऊं, हमारा डेली बेसिस पे, आवरली बेसिस पे फॉलो अप है। अच्छा। और वो इस तरह फॉलो अप है हमारा
कि मेरी फॉर एग्जांपल 10 हेड्स में, मेरी हीनस हेड्स में कैंपेन स्टार्ट हुई थी 1 नवंबर 2014 को। वो कैंपेन्स आज तक जारी हैं, उसमें हम उनको रिन्यू और रिफ्रेश करते रहते हैं उस स्पिरिट को। अब वो कैंपेन्स जो हैं उसमें मैं आपको इफ आई टेल यू, हेलमेट के 3.5 लाख से ज्यादा चालान कर चुके हैं सीट बेल्ट के ऊपर। लेकिन सीटीओ साहब, क्या चालान करना ही सिर्फ सोल्यूशन है? क्योंकि अगर हम बात करें, देयर वाज अ टाइम, मुझे याद है बैक इन 2010-11, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट ईयर, बट उसमें ये हुआ था कि एवरीबडी यूज टू हैव हेलमेट। मतलब मुझे सड़क पे हेलमेट के बगैर कोई बाइक राइडर जो है वो नज़र नहीं आता था। अभी वो प्रैक्टिस नज़र नहीं आ रही है, अभी भी लोग जो है वो बगैर हेलमेट के धड़ल्ले से बाइक चला रहे हैं। उस वक्त तो इतना खौफ था कि लोग अगर नहीं पहनते थे तो उन्होंने टैंकी पे रखा होता था कि अगर वार्डन आ रहे हैं तो पहन ले। मतलब एक चीज़ थी, एक फियर था, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अब वो चीज़ नज़र नहीं आ रही है। इसमें 3-4 चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं। इट्स नॉट ओनली इन्फोर्समेंट कि आप रोड पे जाएं और चलान शुरू कर दें और लोगों को आप पीनलाइज करना शुरू कर दें। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एजुकेट। हम एजुकेट कर रहे हैं इनको, हम मुसलसल 2 साल से एजुकेट कर रहे हैं। हम लेडीज़ को, हम स्कूल्स कॉलेजेस में जाके, अब जो नया मैंने स्टार्ट किया है, मैं किंडरगार्टन के बच्चों को, छोटे बच्चों को स्कूल्स कॉलेजेस में जाके हम उनको बता रहे हैं कि जब आपके बाबा गाड़ी में बैठे तो उनको कहें सीट बेल्ट बांधें, आपके बाबा बाइक पे बैठे हैं तो उनको कहें हेलमेट। ये चीज बड़ी इफेक्टिव है। जब बच्चा दैट्स अ वेरी गुड स्टेप कि आप लोगों ने स्कूल लेवल पर और जो हमारी यंग लॉट है उसको हम जब तक इनकलकेट नहीं करेंगे, वो पोटेंशियल ड्राइवर्स उन्होंने भी बनना है, उनके पेरेंट्स भी ड्राइव कर रहे हैं, लेडीज भी, मदर्स भी चला रही हैं, तो वो उनके लिए भी सीट बेल्ट उतनी ही लाजमी है। तो यहाँ पर ये कैंपेन इस तरह नहीं होती कि फैनफेयर से स्टार्ट हुई है और बिल्कुल विम्पर के साथ खत्म हो गई। नो, ये कैंपेन स्टार्ट होती है और बड़ी कंसिस्टेंटली हम इस कैंपेन को डेली बेसिस के ऊपर चलाते रहते हैं। अच्छा, एक और कैंपेन आपकी जो बहुत अच्छी और जिसके इफेक्ट्स भी नजर आते हैं सीट बेल्ट के हवाले से, और अब मुझे ड्राइवर्स जो हैं वो गाड़ियों में बैठे हुए सीट बेल्ट पहने हुए नजर आते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। नाज़रीन, हम मजीद बात करेंगे कुछ ट्रैफिक के हवाले से भी, कुछ पॉलिसीज़ के हवाले से भी, और फिर सारा दिन जो ट्रैफिक जैम रहती है और सीटीओ साहब को मुख्तलिफ जगहों से कॉलें आ रही होती हैं, सर यहाँ भी ट्रैफिक जैम है, यहाँ भी ट्रैफिक जैम है, किस तरह से वो इस चीज़ को टैकल करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली फिर 24/7 जॉब हो जाती है, तो कैसे हैंडल किया जाता है इस पर बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। सीटीओ साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ब्रेक पर जाने से पहले जो एक अच्छा इकदाम कि मुझे अब ड्राइवर्स जो है वो सीट बेल्ट पहने हुए नज़र आते हैं, और ये मतलब ये एक बहुत बहुत अच्छा इकदाम है जो ट्रैफिक पुलिस ने उस पर इम्प्लीमेंट करवाया। मुश्किल था ये कराना? जी बिल्कुल बिल्कुल। जब 2014 में हमने इसको सोचा कि लाहौर में एक बड़ा मैसिव तरीके से इसको हमने लेके आना है, इस कैंपेन को, और बड़े फैसले साथ लाना है, और फिर उसमें देखें व्हेन यू स्टार्ट अ कैंपेन तो आप थोड़े स्केप्टिकल भी होते हैं कि ये कामयाब होगी या नहीं कामयाब होगी, क्योंकि उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अब हेलमेट के ऊपर जिस तरह अब आए और कैंपेन स्टार्ट की, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरी आ गई है। फिर उसमें ये भी होता है कि कुछ लोगों का ये भी हमने देखना होता है कि उनकी जो सोशल स्ट्रेटा, किस स्ट्रेटा में फॉल करते हैं, वो ऊपर हैं नीचे हैं, उनकी ओनरशिप है या नहीं है, या रेंट की व्हीकल है या बाइक है या नहीं है। सही। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं उसमें। जब सीट बेल्ट की हमने स्टार्ट की कैंपेन, तो उसमें हमें सबसे बड़ा इशू ये था कि कुछ गाड़ियाँ ऐसी हैं, कुछ मॉडल्स ऐसे हैं 2007 से पहले जिनमें सीट बेल्ट आती ही नहीं, फिक्स ही नहीं है। उनका क्या किया जाए? तो उनका फिर हमने उनको टाइम दिया, एक सर्टेन टाइम 3 मंथ्स का टाइम दिया कि आप सीट बेल्ट्स लगवा लें। तो फिर जब उन्होंने लगवाई तो फिर उनके ऊपर हमने कार्रवाई शुरू की। अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर इज़ नाउ 99% सीट बेल्ट जोन जो है वो लोगों ने पहनी होती है, एक प्रैक्टिस बन गई है जनरल, और यकीन करें मुझे बड़ी खुशी होती है क्योंकि बहुत मुश्किल है लाहौरियों को काबू करना और रूल्स को फॉलो कराना। तो अगर उन्होंने ये रूल फॉलो कर लिया तो दैट मीन्स कि हम जो है वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। और एक अच्छा, अब दूसरे कैंपेन भी शुरू हो रही थी ना, जो कि ड्राइविंग सीट के साथ वाली जो सीट है उसमें भी सीट बेल्ट है वो पहनना लाज़मी है। इंशाल्लाह हम वो भी लेके आएंगे। ड्राइविंग सीट के साथ वाली है, और अकॉर्डिंग टू द लॉज जो माइनर है, कोई चाइल्ड है, बच्चा इन्फेंट छोटा स्पेशली, वो पीछे अनअटेंडेड नहीं होगा, वो कार सीट के अंदर होगा, कार सीट फिक्स्ड होगी। तो लॉज और कवानीन तो इस तरह की बात करते हैं। लेकिन उसको आहिस्ता आहिस्ता हम इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि लोगों को जो है ना एक शऊर भी मिलता जाए, साथ साथ एजुकेट होते हैं। और देखें बेसिकली हर कैंपेन का एक जो कोर होता है, जो मकसद होता है उसका, वो होती है पब्लिक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, लोगों की आसानी, लोगों की सिक्योरिटी, लोगों का। जिस तरह एक कैंपेन मैंने लॉन्च की, मुझे याद आई
कि ख़वातीन पीछे बैठती हैं मोटरसाइकिल्स पे तो उनका चादर या दुपट्टा फंस जाता है चेन के अंदर। तो उससे 3-4 दिन पहले मैं टीवी पे देख भी रहा था, कहीं डेथ भी एक हुई है गिर के, एक बहन भाई गालिबन वो फौत हुए किसी और शहर में। तो ये एक बड़ी सेंसिटिव सी चीज़ है। फिर इसमें जुवेनाइल ड्राइविंग आ जाती है, बच्चे जो गाड़ियाँ चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, उनके ऊपर बड़ा सख्ती से हमने क्रैकडाउन किया हुआ है और उसमें हम बड़ी कामयाबी से हम जा रहे हैं, हम डेली बेसिस के ऊपर उनको पकड़ रहे हैं। तो ये कैंपेन्स इवॉल्व होती जाती हैं, इसमें बेहतरी फिनेस आती जाती है इन कैंपेन्स में। फिर जिस तरह हम फील करते हैं कोई जो नई तरह की एक वायलेशन स्टार्ट हो जाती है, उसको हम फिर जैसे बाइकर्स जो हैं वन व्हीलिंग के बाद वो इसके अंदर से जो स्टैंड निकाल कर, नहीं स्टैंड निकाल के तो वो जी बिल्कुल वो सड़क पे स्टैंड घसीटते हैं और उसमें शोले, वैसे कसम से ये स्टंट है। फिर और एक और स्टंट है कि उसके अंदर से वो जो आप निकाल के ना पाइप उसका साइलेंसर का जी वो, लेकिन वो अब हमने इतना भरपूर क्रैकडाउन किया इन चीज़ों के ऊपर कि वन व्हीलिंग भी अब अल्हम्दुलिल्लाह संडे को इक्का दुक्का वाकया जिधर भी होता है। और चूंकि संडे को मैं सारा दिन किनाल पे रहा हूँ, किनाल को हम चेक करते रहे हैं और वहाँ पे हम बिल्कुल इसको ख़ास तौर पे ये जो किनाल एरिया आपका जल्लो से लेकर किनाल यहाँ तक है। अच्छा, इसका कोई तरीक़ेकार है कि मतलब इन्फॉर्म किया जा सके, अगर कोई शहरी देख रहा है, कोई वन व्हीलिंग देख रहा है या इस तरह की कुछ रेसिंग देख रहा है, बिल्कुल, अगर, तो कैसे इन्फॉर्म किया जा सकता है? इसमें हम जब भी हम कैंपेन्स करते हैं, हम आपके मीडिया पे भी, हम लोकल मीडिया पे भी हम टिकर्स चलवाते हैं, हम इस चीज़ को एजुकेट करते हैं, लोगों को बताते हैं फिज़िकली, हम उनको पैम्फलेट्स भी देते हैं। हमारे इसमें कंप्लेंट मैकेनिज़म्स हैं। एक 1915, आप किसी भी सेल फोन से कहीं से भी 1915 डायल करके आप ट्रैफिक सिचुएशन, रोड सिचुएशन मालूम कर सकते हैं। 1915 जी 1915 ये आप काइंडली लोगों को बता भी दीजिए। और इसमें आपके चैनल के तवस्सुत से मैं तमाम लाहौरियों को ये बताना चाहता हूँ कि ये एक नंबर है 1915, इसके ऊपर आप डायल करें। आपने रोड सिचुएशन मालूम करनी है, आपने पी कार्स की, आपने फॉर एग्जांपल आप जौहर टाउन से निकल रहे हैं, आपने प्लान करना है माल पे आने का, तो आप जस्ट 1915 पे कॉल करें, आप फैसल चौक की सिचुएशन मालूम करें, आप माल की ट्रैफिक मालूम करें, आप पूरी ऑल्टरनेट रूट्स भी प्लान आउट कर सकते हो कि अगर फैसल चौक पे ट्रैफिक जैम है तो आप केनाल वाली साइड से आ सकते हैं। आप बिल्कुल आप यू कैन यूज फिरोजपुर रोड, उधर से आ सकते हैं, आप सेक्रेटेरिएट आना है आपने तो ये प्लान कर सकते हैं। दूसरा हमारा है FM 88.6 FM रेडियो है, रास्ता FM है, वो बिल्कुल वो हमारा 24 घंटे चल रहा होता है, ऑन एयर होता है। उसमें एक 3 मिनट के लिए सॉन्ग लगता है, उसके बाद हम रोड सिचुएशन बताते हैं और लाइव अपडेट्स हम रोड। So this is amazing, मतलब अब तो ये बड़ी अच्छी चीज़ हो गई कि घर से निकलना है आपने और आपने अपना टाइम प्लान करना है, तो 1915 में, ये मैं बार बार बोलूँगी, 1915 पे कॉल करके जो है वो आप ट्रैफिक के हवाले से, और अगर कोई कंप्लेन भी है तो डेफिनेटली वो कंप्लेन भी आप जो है वो उनको दे सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, आजकल मौसम इतना सख्त है और उसी में फिर वार्डन्स की ड्यूटी आ जाती है, बहुत सख्त ड्यूटी है, धूप में खड़े होकर ट्रैफिक को कंट्रोल करना और मतलब सारी चीज़ों के मतलब, और आप कहीं जा भी नहीं सकते हो, मतलब आपको खड़े भी वहीं रहना है धूप में। सो इसके लिए क्या हुकूमत क्या फैसिलिटेट कर रही है उनको? बिल्कुल बड़ा आपने पर्टिनेंट क्वेश्चन किया है। देखें, वार्डन्स वो फोर्स है, ये वो जवान हैं जो पिछले 10 साल से गर्मी 52 रियल फील, तो एक्चुअली रोड की तो 52 होती है ब्लैक टॉप के ऊपर, और इसमें आप इस चीज़ के अंदर और सर्दी में सख्त सर्दी में जीरो हो जाता है लाहौर का, बारिश तूफान आया हुआ है, हर तरह के मौसम में इन्होंने रोड पे खड़े रहना अपने पॉइंट के ऊपर। सेकेंडली इनको जो आपने बताया हम क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट क्या कर रही है, हम इनको फैसिलिटेट कर रहे हैं बहुत। हर सीज़न में इनको वी गेट देम न्यू अम्ब्रेलाज, इनको पानी की बॉटल्स दी हैं, इनको ठंडा पानी की हमारी वैन्स चलती हैं डेली 4, इनको पानी मिलता है, इनको इनके पॉइंट्स के ऊपर, अभी रमज़ान का आगे सीज़न आ रहा है तो उसमें हम इनको प्रॉपर तमाम वार्डन्स को आई विल इंश्योर, मैं डेली निकलता हूँ किसी ना किसी सेक्टर में जाकर, हम वहाँ डिस्ट्रीब्यूट, मैं खुद डिस्ट्रीब्यूट करवाता हूँ, बोलते पूरे लाहौर में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है वो अफ्तारी, लेकिन खुद अपने हाथ से मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ और वहाँ इनके साथ बैठकर अफ्तारी भी करते हैं हम बाकायदा, तमाम मेरा स्टाफ और मेरी फोर्स, क्योंकि ये छोटे छोटे जेस्चर्स होते हैं मोटिवेशन के जो बहुत ज़रूरी होते हैं, अदरवाइज इतनी हार्ड ड्यूटी करना आसान काम नहीं, इट्स अ डिफिकल्ट जॉब जी। और बाज़ दफ़ा हम इनको रोक भी लेते हैं, 8 घंटे की ड्यूटी है तो हम इनको 3 घंटे के लिए और रोक लेते हैं, ठीक है,
वो कभी कभी ज़रूरत पड़ जी जाती बिल्कुल है, तो ज़रूरत फिर पड़ती है, कोई प्रॉब्लम होता ओवर है टाइम हमारा। के लिए और एफिशिएंसी के लिए फिर आपको मोटिवेशन तो देना पड़ता है। मोटिवेशन इसमें कैश प्राइजेस हैं, अवार्ड्स हैं, फिर इसमें इनके बच्चों को इनके जो मैं सुनता भी हूँ, इनको एसपीज भी सुनते हैं, इनके एडमिशन्स करवाते हैं स्कूल में, इनकी जो मेडिकल हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ एक्सीलेंट, हमारे पास बहुत अच्छी फैसिलिटी है। हमने मेरे 5 मेडिकल कोऑर्डिनेटर्स हैं, कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो हम इनको बाकायदा तौर पर हॉस्पिटल में, मेरा एक बंदा साथ होता है 24 घंटे, पूरा ट्रीटमेंट करवाते हैं। इनके पेरेंट्स का ट्रीटमेंट हो, इनके स्पाउसेस का ट्रीटमेंट हो, बच्चों का ट्रीटमेंट, मेडिकल इंसेंटिव्स जो है वो अच्छे मिलते जी हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, लेकिन फिर भी कभी कभी जो है वो ट्रेनिंग की ज़रूरत भी पड़ जाती है, तो वार्डन्स को ट्रेनिंग किस तरह से दी जाती है, चाहे वो मॉरल ग्राउंड्स पे हो या ट्रैफिक रूल्स के हवाले से हो, इस पर मैं ज़रूर जानना चाहूँगी। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। जी तैयब साहब, हम बात कर रहे थे ट्रेनिंग की, कि वार्डन्स की ट्रेनिंग के लिए, चूँकि वो भी चीज़ ज़रूरी होती है, जी बिल्कुल, ट्रेनिंग अप टू डेट रहना बहुत ज़रूरी है। एक तो प्राइमरी ट्रेनिंग होती है जो सर्विस में आने के बाद ये करते हैं। उस ट्रेनिंग के बाद जो सेकंड हमारा होता है, हमारे रिफ्रेशर कोर्सेज होते हैं, TMPC उनको कहते हैं। तो हम वो कोर्सेज के लिए इनको चूंग भेजते हैं, और ये बाकायदा एक 50 का बैच, 60 का बैच जो है ये हर 3 महीने के बाद जाता है ट्रेनिंग करने, और वो ट्रेन होके आता है। ये जब पिछला आ जाता है, नया बैच चला जाता है। तो इनकी रिफ्रेशर कोर्स की ट्रेनिंग जो है वो रिफ्रेशर कोर्स बाकायदगी से हो रहा है। अच्छा, आपके लिए कितनी मुश्किल है ये जॉब, क्योंकि लाहौर में ट्रैफिक का मसला तो बहरहाल मौजूद है, चाहे उसके रीजंस प्रोटेस्ट हों, चाहे उसकी रीज़न कोई तरक्याती काम हो या कोई बॉटल नेक्स हों, रीज़न तो मौजूद है ना, ट्रैफिक तो जैम होती है। सो हाउ हार्ड इज़ फॉर यू कि लोग आपको, मतलब आपके ऊपर प्रेशराइज किया जा रहा है? इट्स अ हार्ड जॉब। और बेसिकली देखें, जब जिस दिन ट्रैफिक ठीक चल रही है, बेहतरीन चल रही है, उस दिन मीडिया ने ये न्यूज़ तो नहीं देनी कि आज बिल्कुल ट्रैफिक का फ्लो बेहतरीन रहा है। व्हेनेवर देयर इज सम नेगेटिविटी, तो फिर ही वो चीज़ आगे आती है। तो ये इस किस्म की जॉब है कि इसमें व्हेन यू डूइंग इट फाइन एंड गुड, और ये अच्छा चल रहा होता है काम, तो नो वन इज़ अप्रिशिएटिंग यू। लेकिन जब आप उस एक बॉटलनेक को रिमूव कर देते हैं और विद इन नो टाइम उस पर आप एक्शन लेते हैं और प्रोएक्टिव पुलिसिंग करते हैं आप वहाँ पे, तो वो फिर अप्रिशिएट करते हैं लोग कि जी आपने ये क्लियर करा दिया, क्लियर करा दिया, यहाँ जैम्स होते थे, यहाँ ड्यूटी लग गई, काम अच्छा कर रहे हैं वार्डन्स, तो यहाँ वन वे की पहले बड़ी खिलाफ वर्जी हो रही थी, अब नहीं हो रही। तो ये चीज़ें हैं इसमें। और फिर आपको पता है फोर्स की मैनेजमेंट, फोर्स के अपने इश्यूज होते हैं। अल्लाह का शुक्र है फोर्स बहुत अच्छी है, मोराल बहुत अच्छा है हमारा। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे इंसिडेंट्स भी आते हैं जहाँ पर शहरियों के साथ तलख कलामी भी हो जाती है, फिर कभी कोई कंप्लेंट्स आती हैं कि वार्डन और शहरी में तशद्दुद का निशाना भी बनाया एक दूसरे को, कभी शहरी ने मार दिया, कभी वार्डन ने मारना शुरू कर दिया। इस शॉर्ट टेम्परामेंट जो है उसको किस तरह कंट्रोल किया जाए? देखिए मैडम, व्हेन वन इज स्टैंडिंग ऑन द रोड, एक बंदा रोड के ऊपर खड़ा हुआ है और उसने 8-10 घंटे रोड पे खड़े होना है, धूप में, सर्दी में, गर्मी में, और वहाँ पर खड़े खड़े उसके पास पहली वायलेशन हुई है, तो और उससे तो नहीं लड़ाई होगी उसकी, जो उसके साथ जो वायलेशंस होती जा रही हैं वो चलान करता जा रहा है, वो अपना काम कर रहा है, वो एजुकेट कर रहा है लोगों को, बता रहा है कि आप इस तरह न करें, इधर से ना आए, आगे से आएँ। आई ऑफन सीन, मैं खुद जब राउंड ले रहा होता हूँ तो मेरे सामने बड़े बड़े बुजुर्ग लोग मोटरसाइकिलों पे, गाड़ियों पे वो लड़ाई कर रहे होते हैं वार्डन से मेरे सामने। मैं खुद फिर जाता हूँ और मैं कहता हूँ जी आपको हम देखें, मैं CTO हूँ, ये अपना काम कर रहा है, ये अपनी ड्यूटी कर रहा है, आप बराए मेहरबानी ट्रैफिक कवानीन को फॉलो करें और आप ऊपर से पूरा चक्कर लेके आएँ, हम यहाँ से आपको नहीं आने देंगे। वो समझ जाते हैं, कहते हैं जी अच्छा बेटा ठीक है, मैं ऊपर से आए। तो एक तो आपकी बात, लेकिन वही ना, एक तरीकेकार भी तो होता है, मतलब ठीक है कि ड्यूटी टफ है, लेकिन ड्यूटी तो फिर ड्यूटी है ना। आप अगर थोड़ा सा रूड होकर बात करेंगे या एट टाइम्स बिहेवियर के प्रॉब्लम्स भी आते हैं, बिहेवियर के प्रॉब्लम्स बिल्कुल आते हैं। मैं आपको बता दूं, देखें, तो उनको टेम्परामेंट को कंट्रोल करने की जरूरत तो है ना। टेम्परामेंट कंट्रोल वो मैं आवाम से भी अपील करूंगा, बिल्कुल पुरजोर, इक्वल दोनों साइडों पर, बिल्कुल ये ताली दोनों हाथों से बजती है। अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं तो हमें अप्रिशिएट करें। हम रोड के ऊपर खड़े हुए हैं और आपकी सर्विस के लिए खड़े हुए हैं, लोगों की सर्विस के लिए खड़े हुए हैं। हमें आपके टैक्स पेयर जो हैं उनमें से उस किटी में से पैसा मिल रहा है तमाम वार्डन्स को। तो अवाम का भी एक बहुत बड़ा रोल है इसमें, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो
अगर कोई वायलेशन करते हैं तो उसके ऊपर देखें, फ्लेयर अप होने की ज़रूरत नहीं है, फाइट करने की ज़रूरत नहीं है, रूड होने की ज़रूरत नहीं है। आप बाकायदा देखें, द वार्डन इज स्टैंडिंग देयर फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ। उसने जो यूनिफॉर्म पहनी है वो उसको कानून ने दी है, ठीक है। वो पावर जो उसको दी है चलान करने की, कानून ने दी है वो पावर। तो वार्डन खड़ा है, उसको गिव हिम रिस्पेक्ट, उसको इज्जत दें। और अगर वो आपको कह रहा है कि आप कानून को फॉलो करें तो प्लीज फॉलो द लॉ। ठीक है। अच्छा, एक लोगों को शायद ये भी लगता है कि अभी जो अदादोशुमार आए आपके 2015-16 के, उसमें 18 लाख से ज़ायद शहरियों के चालान हुए। कुछ लोगों को ये लगता है कि चालान बराए चालान भी किए जा रहे होते हैं, कि वॉयलेशन नहीं भी है तो भी चालान किए जाते हैं, शायद इनको कोई इंसेंटिव मिलता है इन चालानों में। नहीं, देयर इज नो इंसेंटिव। ऑब्वियसली वो इंसेंटिव आगे आएगा जब IC3 का एक हमारा प्रोग्राम चल रहा है, सेफ सिटीज का प्रोजेक्ट है, उसके अंदर कैमरा इंटीग्रेटेड फाइन्स हैं, जिसमें आप कैमरास को कनेक्ट कर देंगे, कंट्रोल रूम को कनेक्ट कर देंगे ट्रैफिक के साथ, और वो ऑटो के ऊपर वो 24/7 उसमें फिर जो वायलेशन होगी उसके ऊपर चलान होंगे, कैमरा इंटीग्रेटेड होंगे। वो एक सिस्टम आने जा रहा है लाहौर में, इंशाल्लाह अक्टूबर के फर्स्ट वीक में लॉन्च होगा। उस पर हम सेपरेट एक प्रोग्राम करेंगे, उसमें मैं आपको उसके खदोखाल बताऊंगा। बिल्कुल, क्योंकि वो तो सेकेंडली जो आपने पूछा चलानों का, तो चलानों की परसेंटेज जो है ये पिछले 1-2 साल में इस साल कम है, रिलेटिवली कम है। हमने चलानों पे फोकस नहीं किया, हमने फोकस किया है फ्लो ऑफ ट्रैफिक के ऊपर, कि ट्रैफिक का फ्लो हम बेहतरीन करें। हम लोगों को, बच्चों को, माओ बहनों बेटियों को उनके स्कूल्स, कॉलेजेस, घरों तक, हॉस्पिटल्स तक, बिजनेस तक, लोगों को ऑफिस तक उनको पहुंचाएं और जल्दी। जी, जहां तक बात आती है कि चालान, ये बिल्कुल ट्रैफिक के तमाम ट्रैफिक पुलिस के ऊपर ये लगता रहा है एलिगेशन के जनाब आप इसमें से परसेंटेज होता है तो वो उसका कोई फाइन इसलिए करते हैं। देयर इज नो परसेंटेज एट ऑल। ये सारा जो है वो गवर्नमेंट की टीम है, बिल्कुल ईच पेनी गोज टू द गवर्नमेंट। सेकेंडली, ये जो वार्डन्स चलान करते हैं, ये चलान करते हैं वायलेशन के ऊपर। अगर एक पॉइंट के ऊपर वन वे की एक दिन में 100 वायलेशन हो रही हैं तो वहाँ 100 चलान होगा। ठीक है। तो वो अगर लोग नहीं आएंगे, लोग लॉ को फॉलो करेंगे, उस पॉइंट के ऊपर अच्छी ट्रैफिक चलेगी, वहाँ चलान होना कम हो जाएंगे। सही, लेकिन एक जनरल प्रैक्टिस जिसमें मैं खुद भी गवाह हूं, मैं लोग भी ये बात करते हैं, लेकिन मैंने भी देखा है कि अक्सर ऐसा होता है कि एक बाइक वाला जा रहा है और एक गाड़ी वाला जा रहा है, बाइक वाले को रोक लिया जाता है, गाड़ी वाला निकल जाता है, और अगर छोटी गाड़ी जा रही है और बड़ी गाड़ी जा रही है तो बड़ी गाड़ी निकल जाती है, छोटी गाड़ी पकड़ी जाती है, और ये होता है। मतलब बड़ी गाड़ियों वालों के चालान, और इस रिपोर्ट के मुताबिक भी हुआ है। मैंने खुद देखा है, आप यू बेट मी आउट, कि ये जब बाइक जा रही होती है तो बाइक को रोकना कदरे आसान है। हमारे ज़्यादा इंसिडेंट्स वार्डन्स के, जो उनकी ये लोअर लिम्स के ऊपर इनके ज़ख्मी होने के हैं, वो बाइक और कार को रोकते हुए हैं। ये आपको पता है, डू यू नो दैट? जो लोगों की इंजरीज हैं, आके वो जी बिल्कुल आके ब्रेक नहीं लगती, या वो मिस कर जाता है, या किसी तरह साइड पे गाड़ी हिट हो जाती है, तो वी गेट नी इंजरीज, लेग इंजरीज, काफी ज्यादा वार्डन्स इसमें स्पॉट्स भी तो इस तरह के रख सकते हैं ना, कि जहां पर आराम से रोक सकते हैं, या अगर मतलब इसका फिर क्या तरीकेकार होना चाहिए? इसका तरीकेकार फिर हमने ये किया है, मैंने POs लगाए हैं कुछ पॉइंट्स के ऊपर जहां ये वायलेशन होती है, वायरलेस के ऊपर हम PO को अनाउंस करते हैं, गाड़ी का नंबर, वो जाके पीछे गाड़ी को राउंड अप कर लेता है। ठीक है। और आपने देखा होगा अक्सर रोड की साइड पर PO गाड़ी को राउंड अप करके खड़ा हुआ है और उसका चलान कर रहा है। रीजन बीइंग कि उसने एक या दो इशारे पैसे पीछे कहीं वायलेशन और मेजर वायलेशन करके वो एस्केप कर गया हो, तो उनको हम फॉलो करते हैं, उनको हम राउंड अप करते हैं और कानून के मुताबिक उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं। सही। अच्छा, एक जो आजकल एक और जनरल प्रैक्टिस, अक्सर आप वहाँ लेक्चर देने भी जाते हैं, ये जो ड्राइविंग स्कूल है जहाँ पर सर्टिफिकेट्स भी दिए जाते हैं, ये एक बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है कि एक ऐसा ड्राइविंग स्कूल जहाँ पर आपको ड्राइविंग के साथ साथ रूल्स और रेगुलेशंस भी सिखाए जाते हैं। जी बिल्कुल, हमारा ये लाहौर में बहुत बड़ी एक एंडेवर जो पिछले CTO ने की थी, उन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया, और अल्हम्दुलिल्लाह जिसको इस तरह हम लेके चल रहे हैं। ड्राइविंग स्कूल, मैं आपको बताऊं कि हम 2700 से ज़्यादा 2700 प्लस हम इसमें हम स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, चाइनीज़ नेशनल्स, टर्किश नेशनल्स, हाउसवाइफ्स, अच्छा जी बिल्कुल, लेबरर, मजदूर, राज, हम उनको ट्रेन कर चुके हैं यहाँ पे, और फ्रॉम ऑल कैटेगरीज तमाम लोग यहाँ पे आते हैं। और इसमें बेस्ट थिंग इज दिस कि मैं बात करता हूँ ड्राइविंग स्कूल पे कि थाना कल्चर की चेंज की हम बात करते हैं। जी। तो पुलिस की एस्टेब्लिशमेंट में मैंने वहाँ पर बच्चियाँ, बहनें, माएँ देखी हैं जो कि उनके हस्बैंड्स, उनके भाई ड्रॉप करके जाते हैं,
क्योंकि हमारा फ्लेक्सी स्केड्यूल है। जी, आप जी। 2-3 घंटे के लिए आए, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करें और फिर चले जाएं, तो वहाँ बहुत अच्छा हमारा माहौल है। और सेकंड ड्राइविंग स्कूल अब एस्टेब्लिश होने जा रहा है मनामा में। बिल्कुल सही। एंड आई थिंक वी रियली नीड दैट कि ड्राइविंग के साथ साथ हमें वो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो बताए जाएं और सिखाए जाएं। वेल, थैंक यू सो मच सीटी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। आई रियली होप कि जितने प्रॉब्लम्स हैं हमारे ट्रैफिक से रिलेटेड, चाहे प्रोटेस्ट के हवाले से हैं या कोई भी रीज़न है, वो सॉर्ट आउट हो जाएं और चीज़ें जो है वो स्मूथ हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। इसी के साथ नाज़रीन हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर फिर से मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।